गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे 3D का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम चल रहा है सीबीएसई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन देख ही रहे हो, सीबीएसई 2023 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसी टाइप का फॉर्म हमेशा रिपीट करता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जो भी क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो वही हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। An aeroplane is flying along the line R is equal to, क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं ठीक से, ठीक है। पहले लिखा हुआ है an aeroplane is flying along the line R is equal to 0 plus lambda I minus j plus k, ठीक है। इस लाइन के अलोंग एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अब यहां जीरो क्यों लिखे हैं? क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन का जब हम इक्वेशन लिखते हैं 3D में तो लिखते हैं R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। इसका पहले मतलब बताओ, आगे तो हम पढ़ेंगे ही क्वेश्चन, पहले इसका मतलब बताओ। जब भी लाइन होता है R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, तो ए होता है कोई पॉइंट और बी होता है उस लाइन का पैरेलल वेक्टर, है ना। जैसे मान लो ये लाइन बनाते हैं तो ए, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है और पैरामेट्रिक फॉर्म में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यहां जो दिया हुआ होता है क्वांटिटी वो होता है पॉइंट। जीरो का मतलब ये पॉइंट हो गया 0 0 0, और ये जो फॉर्म होता है ये हमेशा होता है इसका पैरेलल वेक्टर। इसका कुछ नाम हम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, चलो बी नाम दे देते हैं, बी। हाँ, तो एक एरोप्लेन इसी लाइन की रिस्पेक्ट में फ्लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है। एक दूसरा एरोप्लेन है, वो किसी दूसरे लाइन की रिस्पेक्ट में फ्लाई कर रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन है R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वाला फॉर्म यहां भी है। R इज इक्वल टू ए वाला फॉर्म हो गया I माइनस जे प्लस 0 के नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 0 के, ठीक है, प्लस म्यू 0 I माइनस 2j प्लस के। ये जो सेकेंड लाइन है उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में। अब लेमडा रो रहे या पैरामेट्रिक कांस्टेंट या म्यू रहे, बात एक ही है। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है 1 माइनस 1 और 0, और इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, यही फॉर्म, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। मान लो इसका नाम है b1 और इसका नाम दे देते हैं b2। ये दिया हुआ है 0 I माइनस 2j प्लस के। हाँ, ये तो सबको पता है, थ्योरी तो सबको पता है कि लाइन जब भी लिखा रहता है a प्लस लेमडा बी में, तो a होता है उस लाइन का कोई पॉइंट और b होता है उसका पैरेलल वेक्टर। यहाँ भी ये पॉइंट हो गया 1 माइनस 1 और 0, और ये उसका हो गया पैरेलल वेक्टर। तो दो एरोप्लेन जो है, एक एरोप्लेन इस लाइन के रिस्पेक्ट में फ्लाई कर रहा है और दूसरा जो एरोप्लेन है इस लाइन के रिस्पेक्ट में फ्लाई कर रहा है। आगे क्या दिया हुआ, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रिच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। इस लाइन और इस लाइन पे दो जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो किस पॉइंट पे आ जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। सबसे पहली बात कि ये 2 डायमेंशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ये 3 डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। और 3 डायमेंशन में क्या होता है, मान लो एक एरोप्लेन ये है और एक एरोप्लेन ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कब होगा सबसे कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। मान लो ये एक प्लेन है, एक एरोप्लेन इधर उड़ रहा है और एक एरोप्लेन इधर उड़ रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ऐसे जगह पे हम एज्यूम कर सकते हैं जहां पे भी प्लेन आया हो इस लाइन और इस लाइन पे, वो दोनों का दोनों प्लेन एक दूसरे लाइन पे होगा परपेंडिकुलर। जैसे अभी समझा रहे थे, एक ये पेन है और एक ये पेन है, और ये दो पेन मान लो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का सबसे कम डिस्टेंस कब होगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलरली, मतलब दोनों लाइन पे वो लाइन होगा परपेंडिकुलर, यही कंडीशन होता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम कुछ मान लेंगे और उसी के बीच का हमको डिस्टेंस बताना है और वो पॉइंट भी हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। बनाते हैं।
तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दो एरोप्लेन कब इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा कि ए और बी का डिस्टेंस सबसे कम होगा। तो वो पॉइंट भी बताइए और वो बीच का डिस्टेंस भी बताइए, यही क्वेश्चन है। देख लो, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान देना, सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, है ना। कैसे लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में? x माइनस x1 है 0 बाई एल, एल का मतलब इसका कॉफिशिएंट 1, y माइनस y1 बाई एम, एम हो गया -1, इज इक्वल टू z माइनस z1 है 0 बाई एन, एन यहां पे हो गया इसका कॉफिशिएंट 1। देखो थ्योरी तो मालूम होना चाहिए, थ्योरी मालूम रहेगा तभी तो समझ में आएगा। हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी लाइन को लिखते हैं x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। तो वहाँ x1 y1 z1 क्या होता है? पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ एलिमेंट जो बोल रहे हैं वो क्या होता है? ये जो पैरेलल वेक्टर होता है उसी का तीनों कंपोनेंट होता है, 1 माइनस 1 1, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इस लाइन को हम कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना होता है तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं और इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं इज इक्वल टू आर। तो जो x और y और z का वैल्यू आएगा r के फॉर्म में, तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट हम उसके फॉर्म में मान सकते हैं। तो a को हम अभी मानना चाह रहे हैं इस लाइन का पॉइंट। तो कभी भी किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो तो सबसे पहला काम किसी भी स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में लिख देना है, कार्टेशियन फॉर्म में। x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन, जहाँ x1 y1 z1 ये पॉइंट होता है और एलिमेंट होता है पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट, तीनों का तीनों। ठीक है, तो इज इक्वल टू आर लिख दिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा? मन में ही सोच लो, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू आर है, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू आर, आर हो जाएगा। और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y बाई माइनस 1 इज इक्वल टू आर है, तो y इज इक्वल टू माइनस आर और z इज इक्वल टू आर। ये जो x y z का वैल्यू आता है उसको हम a पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, ये मान लिए a पॉइंट। ठीक उसी प्रकार b भी मानना है, तो b मान लो। सबसे पहले b मानने के लिए फिर से इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे? ध्यान देते रहना है। x माइनस x1 है 1 बाई एल, एल में हम ये रखते हैं 0, इज इक्वल टू वाई माइनस y1 है माइनस माइनस प्लस 1 बाई एम, एम है -2, इज इक्वल टू z माइनस z1 है 0 बाई एन, एन है यहाँ 1। कैसे लिखते हैं दोबारा बताओ? किसी भी लाइन को x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन लिखते हैं, जहाँ पे x1 y1 z1 होता है ये पॉइंट, लाइन का पॉइंट, और एलिमेंट होता है पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट, वही लिखे हैं। फिर इज इक्वल टू कुछ मान लो, चलो हम t मान लेते हैं इस बार। तो अब जो x y z का वैल्यू आएगा वो इस लाइन का कोई भी पॉइंट को मान सकते हैं। ठीक है, लाइन का पॉइंट कभी भी मानना होता है, इस लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। इज इक्वल टू कुछ एज्यूम कर लो और x y z को t के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ध्यान देना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t के पास जाएगा तो हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 1। अब यहां देखना, y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू टी, मन में करो, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2t, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? -1 -2t। ठीक उसी प्रकार z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1t। ठीक है, x y z जो आया वो b का पॉइंट हम मान सकते हैं, b कोऑर्डिनेट, b है 1, y है -1 -2t और z है यहाँ t। a भी पॉइंट मान लिए और b भी पॉइंट मान लिए, यहां तक तो चलो समझ में आ गया। अब यहां पे क्या है, ध्यान देना, ये जो ए बी लाइन था, पहले ए बी लाइन निकाल लो, ए बी जो लाइन है वो निकालो। ए बी का मतलब ए बी वैक्टर फॉर्म में निकाल लो। ठीक है, ए पॉइंट हमको पता चल गया, बी पॉइंट पता चल गया, तो ए बी वैक्टर फॉर्म में हमको पता चल जाएगा। ए बी का मतलब बी माइनस ए, तो बी जो निकाले थे, बी है 1, है ना, 1 माइनस आर आई,
ए बी का मतलब बी माइनस ए, तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट आई प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड जे प्लस थर्ड माइनस थर्ड के, इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। ए बी का मतलब बी माइनस ए वाला फॉर्म, तो पहला में आई लग जाएगा, दूसरा में जे और तीसरा में के। तो ए बी का मतलब पहले बी माइनस ए करो तो 1 माइनस आर आई हो गया, और इतना माइनस इतना जे, तो -1 -2 टी माइनस माइनस प्लस आर जे प्लस टी माइनस आर के। ठीक है, लिख दिए, आई जे के फॉर्म में हम ए बी को लिख दिए। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि ए बी को माने हुए हैं इस पे परपेंडिकुलर, तो जब इस लाइन पे है परपेंडिकुलर तो इस पैरेलल वेक्टर पे भी होगा परपेंडिकुलर। तो ए बी और बी वन का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ये लाइन जो है वो आपस में है परपेंडिकुलर। तो ए बी डॉट बी वन इज इक्वल टू 0। जब भी दो लाइन आपस में होता है परपेंडिकुलर या दो वेक्टर आपस में होता है परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए बी डॉट बी वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों था आपस में परपेंडिकुलर। अब ए बी और बी वन इसका डॉट प्रोडक्ट करो, कैसे करते हैं? आई वाले कॉफिशिएंट को आई वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। फिर प्लस जे वाले फॉर्म को जे वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू दिस फॉर्म, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 2t और माइनस आर, प्लस के वाला जो कॉफिशिएंट है उसको के वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई टी माइनस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां आर और टी का इक्वेशन आ गया, लिख देते हैं उसको बढ़िया से। कितना हो गया? 2t और प्लस टी 3t माइनस आर माइनस आर माइनस आर माइनस 3r इज इक्वल टू, इसके अलावा बच गया 1 + 1 2, 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -2, ठीक है। और सब तो सही है, तो इक्वेशन टी आर का आ गया। फिर हम जानते हैं कि ये ए बी जो है वो बी टू पे भी है परपेंडिकुलर, तो फिर से लिखेंगे ए बी डॉट बी टू, है ना, ये बी वन था, ए बी डॉट बी वन इज इक्वल टू 0, और ए बी डॉट अब बी टू, है ना, इसके इस पे भी है ए बी परपेंडिकुलर, तो ए बी डॉट बी टू इज इक्वल टू 0। अब ए बी डॉट बी टू बराबर 0 है, तो यहाँ पे ए बी कितना था देखो, ए बी ये है और बी टू ये दिया हुआ है, तो 0 मल्टीप्लाई दिस 0 प्लस इतना मल्टीप्लाई -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +2 प्लस 4t और -2r, है ना, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ 1 है और यहाँ t माइनस r है, दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख लो हम क्या किए हैं, ए बी डॉट बी टू, तो ए बी लिखा हुआ है कहाँ? यहाँ पे, और बी टू लिखा हुआ है यहाँ, तो 0 मल्टीप्लाई दिस फॉर्म, तो 0 हो जाएगा। फिर इतना मल्टीप्लाई -2, तो -2 अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस 2t और -2r, ये हो गया। और उसके अलावा t माइनस आर से 1 में मल्टीप्लाई किए हैं तो t माइनस आर। अब ये कितना आ गया देखो तो, 4t + 1t 5t -3r, और 2 उधर गया तो -2। अब यहाँ और यहाँ से t और r का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो पहले और t और r का वैल्यू निकाल लो, 2 इक्वेशन आ गया है। हाँ, तो 3t - 3r इज इक्वल टू -2, 5t - 3r इज इक्वल टू -2, माइनस का काम कर देंगे तो हो जाएगा 3t - 5t - 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 आ गया, और t इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो r इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो, है ना, t इज इक्वल टू तो 0 हो गया है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा -2/-3, मतलब 2/3, तो t और r का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो t और r का वैल्यू निकल गया तो तुम्हारा a पॉइंट और b पॉइंट निकल जाएगा, है ना। लेंदी क्वेश्चन से पूछता है थोड़ा इसमें, तो a पॉइंट क्या हो गया, ध्यान देना, a पॉइंट क्या माने हुए थे, r माइनस r और r, तो r का वैल्यू 2/3 आया है, तो 2/3 -2/3 और 2/3 हो जाएगा,
जब r का वैल्यू ये पुट करेंगे तीनों जगह तो 2/3 माइनस 2/3 और 2/3। और b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 -1 माइनस 2t। t कितना आया है देखो तो, t इक्वल टू 0 आया है सर। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1 ही बचेगा, और यहाँ भी t बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है, ये भी हो गया t इक्वल टू 0। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पूछ रहा था, वो भी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, है ना, रूट अंडर सीधा भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर। हाँ, कितना आ गया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर 1/9, प्लस यहां भी 1/9, और यहां आ जाएगा 4/9, तो क्या हो जाएगा 6/9। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 3 से हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, रूट 2/3। ए बी का डिस्टेंस तो यही होना चाहिए। ठीक है, T2। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, देख लो क्या कह रहा था, हल्का सा समझ लो फिर से। दो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन इस लाइन के रिस्पेक्ट में उड़ रहा था और दूसरा एरोप्लेन इस लाइन के रिस्पेक्ट में उड़ रहा था। दोनों का दोनों एरोप्लेन इस बोर्ड पे नहीं है, ये 3 डायमेंशन में है। मान लो एक इधर से उड़ रहा है, एक इधर से उड़ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। तो एक परपेंडिकुलर लाइन से मान लो एक ये एरोप्लेन है और एक ये एरोप्लेन है, तो इस दोनों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस यही दिख रहा है ना। ये कौन सा लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी, वही बनाए हैं हम, है ना। एक लाइन यहाँ पे नहीं है, मान लो ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये बीच का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही सबसे कम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो देखो थ्योरी याद कर लो, थ्योरी नहीं याद रहेगा, वैसे हम इस वीडियो के लास्ट में थ्योरी हम फिर से भेज देंगे, उसको बढ़िया से समझ के याद रखना है। ये हम थ्योरी क्लास नहीं करवा रहे हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास अलग हम करवाएंगे। तो अभी तो बस रिवीजन का टाइम है, तो अभी बस रिवाइज करवा रहे हैं। तो किसी भी लाइन को हम r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में लिखते हैं, वो तो लिख दिए। a के जगह पे 0 था, और a क्या होता है, कोई पॉइंट होता है लाइन का, और b क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, उसी को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 बाई एल इजक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इजक्वल टू z माइनस z1 बाई n, जहां x1 y1 z1 जो बोल रहे हैं वो पॉइंट होता है, और ये lmn जो बोल रहे थे वो ये तीनों का कॉफिशिएंट होता है। इसके हेल्प से हम जब इजक्वल टू कुछ मानते हैं तो एक्स वाई जेड को जब आर के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को लाइन का कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट, लेकिन इसी लाइन के ऊपर रहना चाहिए वो पॉइंट, तो हम मान लिए वो पॉइंट ए है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही काम किए हैं, बी निकाल लिए हैं उसी फॉर्म में, टी मान के देख लो बढ़िया से, बताया भी तो शुरू में। उसके बाद ए बी लाइन निकाल लिए हैं, लाइन नहीं निकाले हैं एक्चुअली में, ए बी वैक्टर फॉर्म निकाले हैं। तो ए बी का मतलब होता है बी माइनस ए, तो ए बी का मतलब बी माइनस ए। अब बी कहाँ था, इतना माइनस इतना आई प्लस इतना माइनस इतना जे प्लस इतना माइनस इतना के, वही लिखे हैं यहाँ पे। अब ए बी और ये बी वन आपस में था परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिए हैं, और ए बी और बी टू का भी कर दिए हैं डॉट प्रोडक्ट 0। इससे क्या फायदा हुआ है, टी और आर निकल गया, और टी और आर का वैल्यू पुट कर दो तो ए बी के बीच का डिस्टेंस भी निकल जाएगा और ए बी पॉइंट भी निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंदी क्वेश्चन सब है, यहां देखना। सो दैट द फॉलोइंग लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हमको यहां प्रूफ करना है ये जो दो लाइन्स है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका होता है ना। थ्योरी पढ़ लोगे तो अपने समझ में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म से भी बन जाएगा, और बहुत सारे फॉर्म से 3D से भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी देखे थे, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी हम बताते हैं तुम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही, क्योंकि उस पर वैसे भी बहुत क्वेश्चन आता है और उसका तुम लोग को रिविजन भी हो जाएगा, है ना। अभी जैसे हम यहाँ बताए थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही, वो तो वही क्वेश्चन ही पूछा था यहाँ पे। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो, इसका बहुत तरीका है, अभी एक तरीका बता रहे हैं। सो दैट द फॉलोइंग लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0। ध्यान देना, कोई भी दो लाइन, मान लो ये स्पेस है, 3D का मतलब स्पेस के अंदर काम हो रहा है, तो दो स्ट्रेट लाइन जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर इंटरसेक्ट करेगा तो 0, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मान लो ये एक ये पेन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया काम क्या है, ये जो दो लाइन है उसके बीच का निकाल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल लो। अगर दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा था, और अगर वो 0 नहीं आया बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? R = a + λb का फॉर्म जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म, है ना। तो इसको अभी हम लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। फर्स्ट लाइन को ध्यान देते रहना। ए का मतलब पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है? x माइनस के बाद, y माइनस के बाद और z माइनस के बाद जो आता है उसी को हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो x माइनस के बाद क्या आया है? 1, तो 1i लिख दो। y माइनस के बाद क्या आएगा? -1, क्योंकि y + 1 का मतलब होता है y माइनस -1, तो y माइनस के बाद आया -1, तो -1j, और z माइनस के बाद जो आता है वो 1k। यही पॉइंट होता है, x माइनस के बाद, y माइनस के बाद और z माइनस के बाद जो कोऑर्डिनेट आता है वही एस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये b1 क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे हम लोग, 3D में पढ़े भी हुए हैं। ये b1 क्या होता है? पैरेलल वेक्टर होता है, जिसको नीचे कंपोनेंट दिया हुआ होता है उसका lmn। तो ये b1 हो गया 3i + 2j + 5k, 3i + 2j + 5k। ठीक है, अब ये सेकेंड लाइन, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। R = a2 + μb2, लेमडा म्यू हम कुछ माने हुए हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। तो ध्यान देना, a2 का मतलब कोई पॉइंट होता है लाइन का, तो लाइन का पॉइंट हम बताए हैं ना, x माइनस के बाद जो होगा -2i, फिर y माइनस के बाद जो क्वांटिटी है वो j में लिखेंगे, और कैप लगा देना, आई जे के जहाँ भी लिखा हो वहाँ कैप लगा देना, ठंड का टाइम है। अच्छा, यहाँ क्या हम गलती कर दिए हैं? 5k होता है ना, यहाँ गलती से लिखा गया है IJK। चलो ठीक है, हाँ। तो a2 का मतलब ये तीनों पॉइंट -2i + 1j, और z माइनस के बाद -1 आ रहा है, -1k + μb2 का मतलब ये तीन जो है नीचे वही कंपोनेंट वाला वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है इसको कहते हैं। ये जो 4, 3 और -2 दिख रहा है ये पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट है। किसके पैरेलल वेक्टर का? इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर का, है ना, 4i + 3j - 2k। ठीक है, दो लाइन को लिख दिए। अब इस दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों बीच में कट रहा है ना। अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो चलो इस दोनों के बीच का हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला हम बताए हैं कि इस वीडियो के लास्ट में हम फिर से भेज देंगे, उसको याद कर लेना। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, a2 - a1 डॉट b1 × b2 बाई b1 × b2, ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड। यही फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस निकालो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर 0 हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा था। अगर डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। तो चलो पहले ये निकालो। तो ऊपर वाला ही निकालोगे, उसी से पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी 0 होगा तभी तो वो 0 के बराबर होगा। तो मेन हम लोग यहाँ पे बस न्यूमरेटर चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं, ध्यान देना। a2 - a1 कितना होता है? a2 - a1
A2 में से ये है A2 है ना, A2 में से A1 को माइनस करो, A2 है ये -2 -1 तो -3 हो जाएगा, -3i, फिर 1 -1 तो 1 +1 हो जाएगा, 1 + 1 2j कहलाएगा, और इतना माइनस इतना करेंगे तो फिर -2k कहलाएगा, है ना। A2 -A1 का मतलब फर्स्ट माइनस फर्स्ट i प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड j प्लस थर्ड माइनस थर्ड k, वो कर दिए, ये आया A2 -A1। इसके अलावा B1 क्या दिया हुआ है, B1 क्या दिया हुआ, ये फर्स्ट वेक्टर मान लो, ये सेकेंड वेक्टर B1 सर से दिया हुआ था यहाँ पहले से, 3i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है। अब B2 हाँ, B2 क्या होगा जरा बताओ सर, ये तो आप लिखे हुए थे पहले से, 4i प्लस 3j माइनस 2k। अब कभी भी तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हो, फर्स्ट डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड, कभी भी तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हो, फर्स्ट वेक्टर जो भी आया माइनस प्लस करने के बाद जो भी आया, अब देखो ये फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर और क्रॉस थर्ड वेक्टर, कभी भी ऐसा निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ट में तुम लोग पढ़े थे वैसे, है ना, कि कभी भी तीन वेक्टर का एक पहला में डॉट प्रोडक्ट और दूसरे में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट याद रखना। वैसे तो तुम इसको भी सॉल्व कर लोगे अलग और उसके बाद इसका कर दोगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट उससे भी निकल जाएगा, लेकिन वो तो लेंदी ना पड़ जाएगा, तो याद रखना, ये बुक में भी दिया हुआ है ये सब फॉर्म, इसको याद रखना है। A2 -A1 डॉट B1 क्रॉस B2, कभी भी ये निकालना हो इस टाइप का तो बस लगाना डिटर्मिनेंट, जो ये फर्स्ट वेक्टर है उसका जो भी कंपोनेंट है उसको ऊपर लिखना, -3 2 -2, उसके बाद B1 नीचे वाला को नीचे लिखना उसके कंपोनेंट, और उसके बाद B2 है, अब उसको उसके नीचे लिख दो 4 3 -2। हाँ, अब निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, -3 के साथ कॉलम रो को हटाओगे तो -4 -15, इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड एलिमेंट में माइनस लगाएंगे, -2, कॉलम रो को हटाएंगे तो -6 -20, ठीक है। थर्ड एलिमेंट कॉलम रो को हटाओ, 9 -8 कितना हो गया, -19, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना, 57 आएगा यहाँ कितना 26 दूनी 52 प्लस 52 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई दिस, 57 2 59, 50 कितना हो गया यहाँ देखो तो 50 प्लस दिस 107, तो ऊपर जो वैल्यू आया है वो आ गया 107। तो मेन ऊपर वाला ही वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ऊपर जीरो रहेगा तभी तो ये जीरो के बराबर होगा, नीचे जीरो रहेगा तो वो तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, अनडिफाइंड कभी आएगा नहीं इस सब में, है ना। तो B1 क्रॉस B2 अगर हम करेंगे भी तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ऊपर वाला फॉर्म नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब इसके बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, लेकिन मन है तो B1 क्रॉस B2 निकाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हो B1 क्रॉस B2 याद होगा, B1 क्रॉस B2, B1 का पहले IJ के लिखते हैं ना, IJ के, अब लिखो B1 का कंपोनेंट, B1 का कंपोनेंट क्या था 3 2 5 था सर, 3 2 5। अब B2 का कंपोनेंट देखो, B2 का कंपोनेंट 4 3 -2, 4 3 -2, I के साथ कॉलम रो को हटाओ, -4 -15 -19, -j के साथ कॉलम रो को हटाओ, -6 -20 -26, फिर k के साथ कॉलम रो को हटाओ, 9 -8 1। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का, तो मैग्नीट्यूड तो कभी जीरो आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये तीनों जीरो रहेगा तभी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √A² प्लस B² प्लस C² होता है ना। तो ये कितना आ गया √19² प्लस 26² प्लस 1² इज नॉट इक्वल टू 0। जब दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो कट नहीं रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करता तो बीच का डिस्टेंस जीरो होता।
इसका मतलब 10 बोथ लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट। ठीक है, एकदम आसान था। तो इससे वाला आसान होता है ज़्यादा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लेना है, a2 माइनस a1, मतलब दोनों पॉइंट का डिफरेंस, है ना। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, दोनों पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाले फॉर्म कैसे निकालते हैं। अंदर वाला फॉर्म तो सर आप बताए हैं कि a डॉट b क्रॉस c वाला फॉर्म कभी भी होगा, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर और क्रॉस तीसरा वेक्टर। तो पहला कंपोनेंट ऊपर लिखना है, दूसरा का उसके नीचे, तीसरा का उसके नीचे, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, जो भी वैल्यू होगा उसका मॉडुलस निकालना है। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो पहले से पॉजिटिव था, तो 107 का मॉड तो 107 ही होगा। और फिर b1 क्रॉस b2 तो जानते ही हो कैसे निकालते हैं, निकाल दिए हैं। अब उसका मॉड निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिए हैं। तो नॉन जीरो बाई नॉन जीरो, ये तो जीरो के बराबर होगा नहीं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बोथ लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो लास्ट क्लास में भी बताए थे, सबका आंसर यहाँ दे दिए हैं फिर से। अब दो लाइन्स है, दो लाइन्स के बीच का हमको एंगल बताना है। हाँ, तो सबसे पहले लाइन्स का इक्वेशन जो होता है उसको गौर करना है हमेशा। लाइन्स का इक्वेशन हम जानते हैं, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। लाइन का इक्वेशन जब भी ऐसे लिखते हैं तो x1 y1 z1 जो होता है वो लाइन्स का पॉइंट होता है, और ये जो एलएमएन एन होता है, एलएमएन, वो इसका पैरेलल वेक्टर होता है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, यहां जो एलएमएन वाला फॉर्म है वो इसका पैरेलल वेक्टर है, और x1 y1 z1 वाला इसका पॉइंट है। तो लाइन के बीच का एंगल निकालो या पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर होता है, क्योंकि ये जो पैरेलल वेक्टर है वो इसी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम इस पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाले या लाइन या दूसरे के बीच का एंगल निकाले, बात बराबर है। मतलब लाइन के साथ कभी भी दूसरे का एंगल निकालना हो ना, तो इसके साथ उस दूसरे का एंगल निकाल दो, वही आंसर आएगा। हम पहले भी बता चुके थे इसके पहले वाला क्लास में, है ना। देखते हैं, तो सबसे पहला काम कि इस लाइन को पहले इस फॉर्म में लिखो, मेन फॉर्म में। मेन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देते रहना, x बाई 1/2, क्योंकि यहां लिखना है x माइनस x1, x माइनस 0 बटे x1, 2 को नीचे कर दिए तो 1/2 हो गया, और y को छोड़ के बाकी सबको नीचे कर दो, 1/3, है ना। और y को लिख दिए y माइनस 0, लिख सकते हैं ऐसा। अब z को छोड़ के बाकी सबको नीचे कर दो, -1 को नीचे भी लिख सकते हो, और ऊपर लिख दो z माइनस z1। देखो तो ये लाइन तो सेम ही है, ये हो गया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे एलिमेंट का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तीनों कंपोनेंट वाला जो वेक्टर होता है वही इसका पैरेलल वेक्टर होता है। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया यही 1/2i प्लस 1/3j माइनस 1k। ये फर्स्ट लाइन का नीचे वाला फॉर्म हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है। तो लाइन के बीच का एंगल निकालो या लाइन के दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर है। तो ये जो लाइन हम दिए हैं, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, ये ए क्या है, इसी का पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। अब सेकेंड लाइन, मान लो ये सेकेंड लाइन है, मान लो ये सेकेंड लाइन है। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या है, x बाई 1/6, y बाई, देखो x y z को छोड़ के उसका सारे कोफिशिएंट को नीचे रिप्रेजेंट करना है तुमको। तो 6 को नीचे कैसे लिखते हैं, 1/6, क्योंकि 1/6 लिखेंगे तभी तो 6 ऊपर जाके 6x दिखेगा, ऐसा, है ना। तो y को छोड़ के बाकी को नीचे लिख दो, और z को छोड़ के बाकी को नीचे लिखो, लिख दिए। अब ऊपर x माइनस x1, मतलब मेन फॉर्म में हम लिख रहे हैं बस। जब भी मेन फॉर्म में ले आएंगे तो नीचे वाला फॉर्म पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम b मान लिए, ये नीचे वाला वेक्टर जो भी है, तो b को हम मान लिए हैं 1/6i माइनस 1j। ठीक है, b को रिप्रेजेंट किया। अब इस दो लाइंस के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो a और b के बीच का एंगल निकाल दो, वही होगा, है ना। ठीक है, तो a और b के बीच का एंगल निकालना है हमको इस क्वेश्चन में। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b
बाई मॉड ए मॉड बी। तो जानते ही हो फॉर्मूला, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी, और ऊपर भी मॉड, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, ये भी फॉर्म तो लोग जानते हो। तो एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन ये आसान पड़ता है इसलिए हम लोग इसी से बनाते हैं। तो बनाया जाए ए डॉट बी, ये है ए और ये है बी, दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, 1/12 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई -1, तो -1/3 हो जाएगा, प्लस इतना 1 मल्टीप्लाई -1/4, तो -1 मल्टीप्लाई -1/4 तो हो जाएगा +1/4, ठीक है, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो बाद में निकालेंगे, ऊपर देखो पहले, ऊपर कितना हो गया 12, एलसीएम ले लिए, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 बाई मॉड ए मॉड बी। देखो ऊपर 0 आ गया, 4 - 4 0, 0 बाई एनीथिंग 0, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/2, निकल गया दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर हो, देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को आता है कि नहीं समझ में, एकदम वही क्वेश्चन है, ध्यान देना है। हाँ, कैसे बनाया जाए, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। हमको बताना है बी का वैल्यू अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी जस्ट बताए हैं ना कि दो लाइन जब भी आपस में इंटरसेक्ट करता है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि दो लाइन जब भी एक दूसरे को काटेगा तो उसके बीच का सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0 कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज गिवन लाइंस। अच्छा, पॉइंट भी निकालना है, तो पॉइंट निकालने में तो ये फॉर्मूला हम लोग को काम नहीं देगा, इससे तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल पाता है, तो पॉइंट भी निकालना है। तो चलो इसको हम अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट निकालने वाला समस्या है। तो दो लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान देना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, मान लो ये दो लाइन यहाँ P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - 1/2 इक्वल टू y - b/3 इक्वल टू z - 3/4। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। सेकेंड लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - 4/5 y - 1/2 z - 0/1, है ना, फॉर्म पे लिखे हैं एकदम। अब दो लाइंस का जब भी हम किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बताए थे ना, इक्वल टू कुछ मान के, किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट, उसी लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट तुमको मानना हो तो इक्वल टू आर कर लो और एक्स वाई जेड को आर के फॉर्म में लिख दो, उसको तुम इस लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हो। तो x - 1/2 इक्वल टू आर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 2r। फिर उसी प्रकार y - b/3 इक्वल टू r, तो y इक्वल टू कितना आ गया b + 3r। ठीक उसी प्रकार z - 3/4 इक्वल टू r, तो z इक्वल टू 4r + 3। ठीक है, ठीक है। हाँ, इतना इक्वल टू आर, इतना इक्वल टू आर, इतना इक्वल टू आर किए हैं, तो एक्स वाई जेड का जो भी वैल्यू आया है इस लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हो। तो मान लिए कि ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम ये माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं 1 + 2r, b + 3r और 4r + 3। कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस लाइन के ऊपर भी कोई पॉइंट हम मान सकते हैं कुछ इज इक्वल टू करके, तो इज इक्वल टू हम एल ही कर देते हैं। चलो तो बताना यहाँ पे x माइनस 4/5 इज इक्वल टू एल, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 5l, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5l। सेकेंड y माइनस 1/2 इज इक्वल टू l, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2l, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2l। ठीक है। अब थर्ड z माइनस 0/1 इज इक्वल टू l, तो z इज इक्वल टू 1l। ठीक है। तो तीनों को हम l से रिप्रेजेंट किए हैं, सॉरी तीनों को हम l के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। इतना इज इक्वल टू l तो x आ गया, इतना इज इक्वल टू l तो y आ गया, और इतना इज इक्वल टू z है ना, इतना इज इक्वल टू l तो z भी आ गया। x y z जो भी आया है हम इस लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि इसी लाइन को हम l के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। तो x y z जो भी आया वो इस लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं इसका मतलब, क्योंकि p पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर भी था और इस लाइन के ऊपर भी था। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में तो p का फॉर्म हम ये माने हैं, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी लिए हैं x y z वो हम p, फिर इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी आया है उससे मानेंगे हम लोग। तो 4 प्लस 5l, 1 प्लस 2l, और z इज इक्वल टू l। ठीक है। अब ये लाइन, अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों का p तो कॉमन है, एक ही p है ना, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग p से रिप्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड, और थर्ड इज इक्वल टू थर्ड करो, क्योंकि दोनों p तो सेम ही जगह पे है, सेम ही पॉइंट है। ठीक है। तो करते हैं 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 4 प्लस 5l, तो यहां से इक्वेशन आ गया 2r माइनस 5l इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। ठीक है। अब सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड इज इक्वल टू थर्ड, तो पहले थर्ड इज इक्वल टू थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम b का वैल्यू बाद में निकाल सकें। इतना इज इक्वल टू इतना करो, 4r प्लस 3 इज इक्वल टू l, तो यहां पे हो जाएगा 4r माइनस l इज इक्वल टू माइनस 3। अब दोनों को सॉल्व करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4r माइनस 10l इज इक्वल टू 6। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसको अब सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन है, इससे तुम r और l का वैल्यू निकाल लोगे। तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए थे ताकि 4r मैच कर जाए और माइनस करे तो कट जाए। तो माइनस 10l माइनस माइनस प्लस l हो जाएगा माइनस 9l इज इक्वल टू 6, और माइनस माइनस प्लस 3, 6 प्लस 3 9। तो l इज इक्वल टू 9 बाई माइनस 9 माइनस 1। l निकल गया। अब हम r निकाल लेते हैं किसी एक से। चलो फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। 2r इज इक्वल टू 5l प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2/2 माइनस 1। ठीक है, l और r निकल गया। अब इतना इज इक्वल टू इतना करो तो b निकल जाएगा। ठीक है, b प्लस 3r इज इक्वल टू 1 प्लस 2l। वैल्यू पुट कर देना है। r इज इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस 3 हो जाएगा, l इज इक्वल टू भी माइनस 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 उधर गया और 1 माइनस 2 माइनस 1 था, b बराबर 2। b का वैल्यू आ गया, b इज इक्वल टू 2। सही है। अब ये पॉइंट भी निकालना था, p पॉइंट। तो p पॉइंट तुम इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि दोनों पॉइंट को एक ही जगह माने हुए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो किसी भी एक फॉर्म से बना लो p का वैल्यू। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू माइनस 1 है तो 1 माइनस 2, b आ गया था 2, माइनस 3, r का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिए हैं यहां से, और यहां माइनस 4 प्लस 3, क्योंकि r इज इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस 4 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आंसर। तो कैसे निकाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर, देखो ध्यान देना कैसे बनाए हैं इस क्वेश्चन को। दो लाइंस दिया हुआ है, कह रहा है ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कभी भी किसी लाइन का कोई पॉइंट मानते हैं तो इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, और जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू आता है वो लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। तो इतना इज इक्वल टू आर मान के जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू आया है उसको हम इस लाइन का एक पॉइंट पी मान लिए हैं। अगर ये भी लाइन पी पे कट रहा है तो इसको भी इज इक्वल टू एल करके एक्स वाई जेड निकाल लिए हैं, और इस लाइन का भी एक पॉइंट मान लिए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में पी,
क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर ये पॉइंट मान सकते हैं। तो इस लाइन के ऊपर अगर ये पी पॉइंट है तो पी पॉइंट को एक्स वाई जेड वाला फॉर्म मान सकते हैं, और इस लाइन के ऊपर भी पी इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इतना इक्वल टू एल करके जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू आया है उसको इस लाइन का कोई भी पॉइंट हम पी मान सकते हैं। अब जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों का कॉमन पॉइंट पी तो सेम ही होगा। तो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, थर्ड इक्वल टू थर्ड, इससे एल और आर का वैल्यू निकल गया और वो इसमें पुट कर दिए सेकेंड इक्वल टू सेकेंड में, तो बी निकल गया। अब बी निकल गया और एल और आर निकल गया, वही तो निकालना था। तो एल और आर का वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा, पॉइंट और बी निकालना था। ठीक है, देख लो बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम लोग को पहले से हम कुछ आइडिया दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम पहले से बताए हैं, वो इमेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये इमेज वाला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। ये जो इमेज वाला क्वेश्चन है जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम बताए हुए हैं, उसमें देख लेना ये कैसे क्वेश्चन बनता है, खुद से ट्राई करो, है ना, क्योंकि ये पहले वाले वीडियो में हम इमेज वाला क्वेश्चन बताए हुए हैं। इमेज का मतलब होता है किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का हमको इमेज बताना है। अगर यहाँ मिरर लगा हुआ है तो उस पॉइंट का कभी भी हम लोग इमेज निकालते हैं तो जितना डिस्टेंस ऊपर उतना ही डिस्टेंस नीचे, और इस पॉइंट का इमेज ए का इमेज ए डैश पे बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है, तो पहले खुद से बना कर देखना, दिक्कत होगा हम बताएंगे, क्योंकि ये बताया हुआ है, दोबारा बताया कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं ये आगे वाला क्वेश्चन, इसका आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको बना के देखना। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। पहले वाला जो क्वेश्चन है वो तो खुद से बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो पहले वाला जो वीडियो भेजे हुए हैं इसका जस्ट पहले, उसमें देख लेना कैसे बनता है, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी सामने है, देख लेना। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखना जरा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो तो। ध्यान देना है। Vertices B and C of triangles ABC lies on the line this। कह रहा है अगर B और C जो ट्रायंगल ABC का अगर दो वर्टेक्स है B और C, अगर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो चलो पहले ये लाइन बनाते हैं। क्या कह रहा है, आगे कहानी पढ़ेंगे। x माइनस x1 फॉर्म पे लिखते हैं, लाइन का जो फॉर्म होता है x माइनस x1, तो यहाँ +2 दिया हुआ है, तो x माइनस के बाद क्या लिखाएगा, -2 लिखाएगा, तभी तो माइनस माइनस +2 कहलाएगा। तो पहले लाइन को हम फॉर्म पे लिखते हैं, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। ऐसे हम क्यों पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि सबको पता है जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। तो ये जो x1 y1 z1 होगा वो लाइन का कोई पॉइंट होता है, -2 1 और 0, ये लाइन का कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और 2 1 4 लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है ना, बताए हुए हैं ये चीज। तो लिख देते हैं, कहीं काम पड़ जाए इसलिए हम लिख देते हैं। चलो 2y 1j प्लस 4k, ये जो है ये तीनों कंपोनेंट है इसके पैरेलल वेक्टर का, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर का। ठीक है, तो कभी भी लाइन का इक्वेशन आए ना तो ये होता है उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये होता है उसके पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा था, वर्टेक्स B एंड C ऑफ ट्रायंगल्स लाई ऑन द लाइन। अगर इस लाइन के ऊपर B और C वर्टेक्स ट्रायंगल का लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं B पॉइंट यहां है और C पॉइंट यहां है, इस लाइन के ऊपर बिलोंग्स कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ए कहीं होगा, इधर ए ले लो चाहे उधर ए ले लो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन दैट द पॉइंट ए हैज द कोऑर्डिनेट्स, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -1 2, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -1 2। ठीक है, एंड द लाइन सेगमेंट BC हैज लेंथ, अच्छा B से C का लेंथ भी दे दिया 5। तो तुमको यहां पे एरिया बताना है, 2023 का क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना।
अब इसका तुमको एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, पहले ये तो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है ना 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो चलो यहां हाइट हम ले लेते हैं अपने मन से, हाइट। अब बेस तो तुमको पता है, यहां से यहां बेस पता है 5 है ना, 1/2 हाइट, और बेस कितना है सर? बेस तो 5 है यहां पे। बस तुमको मेन हाइट निकालना है, ठीक है, यहां से यहां का हाइट निकालना है। अब हाइट कैसे निकाला जाए? ए से डी जो पॉइंट हम मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन हाइट है, हाइट, यही तुमको हाइट निकालना है। तो एक काम करें, डी पॉइंट को तो हम मान सकते हैं लाइन के रिस्पेक्ट में, हम जानते हैं लाइन इज इक्वल टू अगर कुछ मान लिया जाए और एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकालते हैं, ये x + 2/2 जो था इज इक्वल टू एल, ध्यान देना। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2l, अब +2 उधर जाएगा तो -2, और यहाँ y - 1/1 इज इक्वल टू l, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 उधर जाएगा तो +1, तो l + 1, और z 4 उधर जाएगा तो z इज इक्वल टू 4l, है ना। किसी भी लाइन को इज इक्वल टू करके कुछ लिखते हैं अगर मानते हैं, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू जो निकलता है एल के फॉर्म में, वो इस लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, बताए हुए हैं। तो इज इक्वल टू एल मान लिए हैं, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी आया है एल के फॉर्म में, उसको हम ये डी पॉइंट मान सकते हैं। लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं तो डी भी मान सकते हैं, तो डी पॉइंट मान लिए। डी हो गया 2l - 2, l + 1 और 4l, ठीक है, डी मान लिए। अब यहां इसको माने हुए हैं परपेंडिकुलर लाइंस इस लाइन के, तो ए डी, पहले ए डी निकाल लो, चलो पहले ए डी निकाल लो, ए डी चाहे डी ए बात बराबर है, तो ए डी ही निकाल लेते हैं। ए डी वैक्टर निकाल लो, चलो ए डी का मतलब डी - ए, तो डी 2l - 2 - 1, 2l - 2 - 1i, है ना। ए डी का मतलब डी - ए है ना, 2l - 2 - 1i, और l + 1 + 1j, प्लस ए डी का मतलब डी - ए है ना, ए डी का मतलब डी - ए, तो इतना -1i वो तो लिख दिए, फिर इतना ++ 1j, फिर 4l - 2k, 4l - 2k, ध्यान देते रहना। एडी का मतलब डी का फर्स्ट, एडी का मतलब क्या होता है? डी - ए, तो इतना - इतना आई, प्लस इतना - इतना जे, प्लस इतना - इतना के, वही लिखे हैं देख लो, है ना। तो एडी निकल गया, कितना आया? 2l - 3i प्लस l + 2j प्लस 4l - 2k। अब हम जानते हैं कि ए डी इस लाइन पे है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए डी डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल अगर ये वेक्टर है तो ये पैरेलल वेक्टर तो इस पे भी होगा परपेंडिकुलर, ये तो बताए हुए हैं। लाइन हो चाहे लाइन का पैरेलल वेक्टर हो, वो तो इस पे होगा ही परपेंडिकुलर, तो ए डी और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो निकालो पहले इसका वैल्यू, ए डी और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, आई के अलावा जो भी कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 × दिस फॉर्म, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस जे का कंपोनेंट क्या है? 1, तो 1 × l + 2, तो हो जाएगा l + 2 प्लस 4 × दिस इज इक्वल टू 0। जब भी होता है परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4l - 6 प्लस l + 2 प्लस 16l - 8 इज इक्वल टू 0। 16 × 4 = 20, 1 = 21, ठीक है। 8 2 10 4 14 में से 1 2 चला गया 12, तो सही किए हैं, 6 6 12, हाँ 2 चला गया, ठीक है। तो l इज इक्वल टू कितना आ गया? 12/21, 3 से काटेंगे, 3 × 12 21, 4/7, l इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। अब एडी का लेंथ निकालना है तुमको, है ना, हाइट तो निकालना पड़ेगा। एल निकल गया तो एडी भी निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। हाँ, एडी
कितना आ गया AD, ध्यान देना L का वैल्यू पुट कर दो यहाँ 4/7, 4/7 रखेंगे तो 8/7 हो जाएगा, -3i, यहाँ रखेंगे 4/7 प्लस 2j, और यहाँ रखेंगे 4/7 तो हो जाएगा 16/7 -2k। ठीक है, कितना आया, माइनस करेंगे तो 7 21, 8 - 21/7 i प्लस 4 + 14/7 है ना। अब एलसीएम लेना है, 4 + 14/7j प्लस 7 यहाँ जाएगा तो 16 - 14/7k, कितना आ गया AD, -13/7 i। ठीक है, जो भी आएगा लिख देना है। यहां कितना आ गया 18/7j, यहां कितना आ गया 2/7k। ठीक है, अब AD का मैग्नीट्यूड निकाल लो ताकि हाइट निकल जाए। AD का जो लेंथ होगा वही तो हाइट होगा। AD का हाइट निकालना है, चलो थोड़ा आगे बनाया जाए। AD का मैग्नीट्यूड 13/7 का स्क्वायर, 18/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो लिख लेना, आएगा जो भी आएगा इसको है ना अपने से सॉल्व कर लेना। ये नहीं बोलना कि सर कैसे सॉल्व होगा, 13 का स्क्वायर सबको पता है ना, 169, 18 का स्क्वायर भी तुम लोग को पता है, 324, 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करना तो इतना आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 का मतलब 71/7। ठीक है, यही आ गया तुम्हारा AD। तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट हो गया √71/7 मल्टीप्लाई बेस 5। आंसर आया क्या देख लो, है ना, यही हो गया आंसर, इतना यूनिट स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, बस लेंदी कर दिया था लास्ट में। तो क्या किए, इस लाइन का कोई भी पॉइंट अगर मानना हो तो A और देखो ध्यान से B और C जो दिया हुआ है पॉइंट, 2 पॉइंट कह रहा है इसी लाइन के ऊपर है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं था क्योंकि B से C के बीच का डिस्टेंस दे दिया था 5। जब डिस्टेंस दे दिया, बेस दे दिया, तो तुमको हाइट सिर्फ निकालना है, हाइट निकालना है। और ये पॉइंट दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ अपने मन से मान लो एक परपेंडिकुलर लाइन्स है, और लाइन्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो लाइन का पॉइंट है। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट को =L करके हम मान के XYZ का वैल्यू निकाल लिए हैं, और XYZ का वैल्यू जो भी हम L = मान के बनाते हैं तो XYZ जो भी आता है यहाँ पे वो लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। तो D पॉइंट हम मान लिए, है ना, XYZ जो भी आया था। अब AD अगर इस लाइन पे है परपेंडिकुलर तो AD.B = 0 हो जाएगा। अब वो काम किए हैं तो तुम्हारा L का वैल्यू आ गया, कहाँ किए थे, हाँ AD.B किए थे तो L का वैल्यू निकल गया। L का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं तो AD फॉर्म आ गया, यहाँ L का वैल्यू जो भी आया था यहाँ पुट कर दिए तो AD का फॉर्म आ गया, AD वेक्टर आ गया। अब AD का मॉड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब लेंथ। तो जब लेंथ निकालने हैं तो √A² + B² + C² से AD का लेंथ निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। देख लो बढ़िया से, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा फिर से भेज सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।